हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप क्लास 12th में हैं एंड यू हैव द फिजिक्स स्ट्रीम देन यू कैन नॉट मिस दिस 90 days revision for your CBSE board exam, and right now we are on the day 13 of this revision in which we will be doing, हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा important questions आपके 2025 बोर्ड्स के लिए। ठीक है। सो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज जो है आपका, तो हम हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। सबको पता है व्हाट आर द स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सॉल्यूशन को मैच करना है विद माय सॉल्यूशन और देखना है कि क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज करा है वही कॉन्सेप्ट आपने भी यूज करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या नहीं। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने गलती से तुक्का उक्का मार दिया हो। ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 says the assertion is the conductivity of the intrinsic semiconductors increases with an increase in temperature। तो क्या आपकी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो जो आपकी कंडक्टिविटी होने वाली है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, सो दैट विल बी एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एन। ठीक है। तो जब आप सेमीकंडक्टर्स को क्या करते हो, जब आप सेमीकंडक्टर्स को कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे हमें पता है कि उसका एन इंक्रीज होता है। द एन इंक्रीजेस, दैट इज द नंबर ऑफ कैरियर्स इंक्रीजेस। जो चार्ज के कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो इंक्रीज होते हैं। तो एन के इंक्रीज होने से जो कंडक्टिविटी है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो एजर्शन जो है आपकी वो ट्रू है। अगर एजर्शन ट्रू है तो आपके ऑप्शंस जो पॉसिबल होते हैं दोज आर ए बी एंड सी। आई होप सबने जो है वो लर्न कर लिया होगा कि एजर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ए बी सी डी ऑप्शंस क्या हैं। आपको बार बार क्वेश्चन पेपर पलट कर ऑप्शंस जो है वो ना देखना पड़े। ठीक है। तो अब ए बी और सी में से करेक्ट हो सकता है। अब आपको जल्दी से देखना है कि आपकी जो रीजन स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जो आपकी रीजनिंग की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। तो रीजन की जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज increase in temperature decreases the average time between the collisions of electrons। yes, हमें पता है कि टाउ जो है वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करो, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर जो है उस पे ले जाओगे एक सेमीकंडक्टर को, तो उससे कोलिजन्स जो है वो जल्दी होंगी। जितनी फास्ट कोलिजन्स होंगी उतना जो है एवरेज टाइम कोलिजन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज ट्रू। बट जो आपका ये फैक्टर है एन का, दैट डोमिनेट्स द सेकेंड फैक्टर। और क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेट करता है, दिस इज द रीजन कि कंडक्टिविटी जो है वो क्यों इंक्रीज होती है। तो रीजन डेफिनेटली ट्रू तो है। रीजन ट्रू है तो सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन पॉसिबल होगा। बट रीजन क्या एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो नो, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसीलिए ए ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट ए एंड आर आर ट्रू। एजर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। जो आपका रीजन है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसकी बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग एक साथ जो है वो बहुत तरह के क्वेश्चंस जो है उसको क्या कर सके, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे रिवाइज कर सके। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस 90 डेज रिविजन। आई होप सबको मजा आ रहा हो। ठीक है, कैसी लग रही है वीडियोस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कंपेयर द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज शोन बिलो। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कर्व्ड सर्फेसिस का क्या दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है बोथ द लेंसेज में। ठीक है, तो एक लेंस है हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स कनकेव लेंस, एक है हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। हमें बताना है दोनों की फोकल लेंथ जो है वो क्या होने वाली है, दोनों को कंपेयर करना है। बेसिकली हमें F1 रेशियो F2 बताना है। ठीक है, अब इसके लिए जल्दी से एक बारी पॉज कर कर वीडियो को, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। ठीक है, सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमने फोकल लेंथ निकालनी सीखी है एक लेंस की। तो अब सबके दिमाग में आना चाहिए कि मैम हमने एक फॉर्मूला किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये हम लोगों ने पहले भी रिवीजन में यूज करा था। तो जिस जिस बच्चे को नहीं याद उसका मतलब उसको क्या करना है, जल्दी से लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाला टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस कॉन्सेप्ट में आप ढीले पड़ रहे हो इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जिस जिसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं याद जल्दी से रिवाइज करेगा। क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। यही होता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसको हमें दो केसेस में यूज करना है, एक हमें यूज करना है प्लानो कॉनकेव लेंस में, एक हमें यूज करना है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो यही फिगर में देख लेते हैं। जो हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर जो हमारा R1 है, R1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव आर है या नेगेटिव आर है? तो मैम R1 जो है वो क्या है, नेगेटिव आर है। साइन कॉन्वेंशन दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमें आर देखने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है। और जो R2 है दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब दूसरी सरफेस तो प्लेन है, तो दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना पड़ेगा इंफिनिटी। ठीक है, अब इस केस के अंदर भी जो R1 है वो तो हो जाएगा इंफिनिटी, और जो R2 है वो हो जाएगा हमारे पास R2। इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन अगर मुझे इस सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है तो मुझे लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा। तो R2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 भी हमारे पास हो जाएगा -R। ठीक है, तो हमने जल्दी से क्या करा, साफ साफ लिखा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस है, पहले प्लेनो कॉनकेव लिख दिया हुआ है फिगर में, तो फिगर में हमें दिख रहा है R1 इज इक्वल टू -R है एंड R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 इंफिनिटी है और R2 इज इक्वल टू -R है। ठीक है, इसको हमने साफ साफ लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। तो 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1 1/r1, R1 की जगह इंफिनिटी डाल देते हैं, -1/r2, R2 की जगह -R डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। और ये जो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की। अगेन वैल्यू डालते हैं, R1 में डालेंगे -R, R2 में डाल देंगे इंफिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू μ-1/r, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू μ-1/r विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको मैं F1 बोल देती हूँ, इसको मैं F2 बोल देती हूँ। तो F1 क्या हो जाएगा, R/μ-1, और F2 क्या हो जाएगा, R/μ-1 विद ए नेगेटिव साइन। अब आपको दोनों की रेशियो लेनी है, तो अगर मैं F1 रेशियो F2 निकालूं तो मुझे पता है यहाँ पे F1 रेशियो F2 क्या मिल जाएगी मुझे,
F1/F2 मुझे मिल जाएगी 1/-1, ठीक है। या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो कि F1/F2 क्या आ रहा है आपके पास, देखो सिर्फ एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो F1/F2 इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो ये आपको जो है वो आंसर करके बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ऐसे इसको निकाल के आओगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका फिजिक्स का एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, ठीक है। कैसे चेंज हो गया है, अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ना कि डेरिवेशन बेस्ड। पहले एग्जाम क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम आता था, बहुत ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड आता था। आपके पास 3-3 मार्क्स की डेरिवेशन, 5-5 मार्क्स की डेरिवेशन, 80% आपका जो एग्जाम था वो डेरिवेशन बेस्ड होता था, थ्योरी बेस्ड होता था। बट अब जो है वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है पैटर्न। नाउ द ट्रिक इज कि हाँ, 30% आपका, 30 to 40% आपका एग्जाम जरूर डेरिवेशन बेस्ड आता है, बट बाकी एग्जाम के लिए आपको आपके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हम न्यूमेरिकल्स पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सबको मजा आ रहा हो करने में, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन क्वेश्चन को करने में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को, आपको देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड करेंगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। ऐसे कोई नहीं करेगा कि जो सॉल्यूशन मैम ने लिख दिया उसको आंख बंद कर कर टेप लिया, नहीं। टेपने का गेम नहीं है, ट्राई कर कर सीखने का गेम है कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा जाता है। तो जल्दी से करेंगे, ट्राई करेंगे, पॉज करके जरूर एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ सर्कुलर रिंग ऑफ डायामीटर 0.2 मीटर, तो आपको डायामीटर जो है एक रिंग का दे रखा है 0.2 मीटर्स, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसको क्या रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें गिवन है, लिख लेते हैं हम लोग, 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है। इस रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स डायामीटर, डायामीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें दी है रोटेशन की 60 हर्ट्ज, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहे हैं, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहे हैं। आपको बताना है इफ द रिंग हैज 50 टर्न्स, रिंग के पास कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स हैं। ए पार्ट देखते हैं। देन व्हाट इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको बताना है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होने वाला है रिंग के अंदर। तो जिस जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता है आज इसको याद कर लो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है मैक्सिमम, दैट इज गिवन बाय the number of turns multiplied by the magnetic field multiplied by the area multiplied by ओमेगा। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, एन बी ए इंटू ओमेगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया ये, बट वही बात है, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न होंगे, टाइम पे रिवाइज नहीं करेंगे साथ साथ, तो हाँ भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई, रेडियस क्या है हमारे पास, डायामीटर से रेडियस निकाल लेते हैं जल्दी से, इसका हाफ हो जाएगा तो 0.1, तो 0.1 स्क्वायर एंड द ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So 2 into pi multiplied by frequency which is 60 hertz. Fine. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, when you will solve this, तो आपको मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप सबका यही आया होगा, 236.63 वोल्ट। और एक बात और ध्यान से सुन लें, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसको हाथ से करने की हैबिट अभी से डाल लो। अगर अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो पेपर में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, है ना। तो फिर वहां पर जो है क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि भाई कैलकुलेटर तो मिला नहीं,
अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन में मुश्किल आ रही है ना। तो जितनी कैलकुलेशंस अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उतनी कैलकुलेशंस की आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, और क्या इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो फिजिक्स के एग्जाम में तो दो ही चीजें जरूरी हैं भाई, एक तो एक्यूरेसी और एक तो स्पीड। और अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो भाई किसी भी एक का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी के चक्कर में पेपर बहुत धीरे करा, पेपर छूट गया, है ना। या ऐसे ना हो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आंसर तो करा बट आंसर में गलतियां कर दी, ये भी नहीं करना है हमें, है ना। दोनों चीजों का साथ लेके जाना है। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं। स्टेट वन कंडीशन अंडर विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्कुलर रिंग विल बी जीरो। ठीक है, तो किस केस के अंदर आपके पास जो है क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस जो है वो जीरो होगी। तो इसका आंसर आपको लिखना है, हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस कब जीरो होगा, अगर इफ द रिंग, अगर आप रिंग को रोटेट करोगे अबाउट इट्स एक्सिस, उसी के एक्सिस के अबाउट अगर आप रिंग को रोटेट करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर ये आपके पास रिंग है, ये इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर आप इसके अबाउट रिंग को रोटेट करोगे तो फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हमें पता है अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो अगर आप ये लाइन लिख दोगे एक, तो आपको जो है पूरा 1 नंबर मिल जाएगा इसका। या फिर एक और वैलिड आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज इफ द रिंग इज ट्रांसलेटेड। अगर आप रिंग को क्या कर रहे हो, रिंग को ट्रांसलेट कर रहे हो, इफ द रिंग इज ट्रांसलेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या कर रहे हो, रिंग को ट्रांसलेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी कि अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो आप क्या कर रहे हो, आप रिंग को सिर्फ क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, तो भी फ्लक्स क्या रहेगा, तो भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने की क्या कंडीशन है, कि जो फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख दोगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, इंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम को देखकर पेपर को अटेम्प्ट करें, अगर आपके पास है टाइम तो जरूर दोनों आंसर लिख के आए। बट अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो भाई पहले इतना करो कि पूरा पेपर हो जाए, फिर उसके बाद वापस आ जाओ चाहे दोबारा करने के लिए। ठीक है, कि इसके अंदर मैं और कोई पॉइंट ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। तो इस तरीके के अब जो है आपके क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना 5 मार्क्स के। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, गया वो टाइम जब सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे आपके पेपर में, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का टाइम है आपके पास। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो वैसे ही, ग्राफ वाले क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं, बट क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कहीं पर कोई डाउट है, बच्चा जो है वो घूम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अब हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को पहले करा हो, अगर नहीं करा, अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। अगर इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा तो अच्छी बात है, आज ये वीडियो देख रहे हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से करा हुआ अगर एक आध क्वेश्चन भी आ गया तो आपकी ये 90 डेज की रिविजन जो है वो सफल हो जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो एक इंडक्टर है आपके पास जिसकी इंडक्टेंस कैपिटल एल है, इसको आपने कनेक्ट करा है एक एसी सोर्स के साथ जिसकी वोल्टेज आपको दे रखी है 100 sin ωt। The graph below represents the variation of the inductive reactance XL, की क्या inductive reactance है, ऑफ द इंडक्टर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो हमें पता है एक्सएल क्या होता है, एल इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ इंटू एल। तो अगर मैं एक्स एल का ग्राफ प्लॉट करूंगी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एल।
नाउ दिस इज एन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे, देखो मैम, एक्स एल जो है वो क्या है, वाई, ये सारा का सारा ब्रैकेट में जो है वो स्लोप है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्राफ का एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो यानी कि जो ये 2 पाई एल है, ये हमारे पास क्या है मैम, ये हमारे पास स्लोप है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ से इस ग्राफ की स्लोप निकाल लूं, तो वो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई एल के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी मैम, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से एल की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज ये छोटा सा ट्राइंगल लिया है हमने, तो स्लोप आई होप सब बच्चों को आता हो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा y2 माइनस y1 है वो क्या है, 20, और 10 y कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है 100, x1 क्या है 50। सो डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50। सो 10/50 यानी कि 1/5 हमारी क्या आ गई, स्लोप आ गई। और ये 1/5 किसके इक्वल है मैम, ये 1/5 तो 2 पाई एल के इक्वल है, जो हमारी स्लोप थी। तो 2 पाई इंटू एल के इक्वल है हमारे पास ये। जब मैं 1/5 इंटू 2 इंटू पाई निकालूंगी, यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे, जो एल की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी मैम इक्वल टू 0.032 हेनरी। किसके इक्वल आ गई, 0.032 हेनरी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या निकालनी थी, सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी थी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, दिस इज ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। ये आपका जो है वो 1 मार्क्स का है फर्स्ट पार्ट। अब गया वो टाइम भाई जब जहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन थे 5 नंबर के, गया वो टाइम, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। अगर आपने एसी सोर्स को रिप्लेस कर दिया एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर क्या चेंज होगी, गिव रीजन, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने एक बैटरी के साथ रिप्लेस कर दिया। आपने बैटरी जो है उसको वोल्टेज कितनी दी है, 100 वोल्ट। तो ये एक डीसी सोर्स है ना, इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्स एल क्या हो जाएगा मैम, जो एक्स एल है, जो कि क्या होता है एल इंटू ओमेगा, मैम वो तो 0 हो जाएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे चेंज होगी इंडक्टर की। सो हम लोग लिखेंगे द इंडक्टिव रिएक्टेंस वुड बिकम 0, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो यहां पर भी आपको क्या मिल गया, 1 मार्क मिल गया। तो ये 1 मार्क का पार्ट है आपका बी पार्ट, ठीक है। आई होप सब बच्चे साथ साथ खुद से कर पा रहे हैं, है ना। सी पार्ट देखते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज सॉरी, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन द सर्किट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पता है कि जो आपकी पी एवरेज होती है दैट इज VRMS cos फाइव, ये होती है हमारे पास। और हमें पता है कि एक इंडक्टिव सर्किट के लिए जो फाई है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो फाई अगर 90 डिग्री होगा तो पी एवरेज क्या हो जाएगी मैम, पी एवरेज हो जाएगी 0। तो इसका मतलब जो आपकी एवरेज पावर है, जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, 1 मार्क का है। जो डी पार्ट है आपका दैट इज फॉर 2 मार्क्स। तो डी पार्ट कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। जल्दी से ट्राई करते हैं डी पार्ट।
The inductor is connected in series with a resistance of 15 ohm and a capacitor of 5 microfarad. तो अब ये LCR का क्वेश्चन बन गया है ना। इस इंडक्टर को आपने सीरीज में कनेक्ट करा जिसकी इंडक्टेंस क्या थी, 0.032 हेनरी थी। आपने एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करा जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड, और एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करा जिसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम। एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, एलसीआर का क्वेश्चन बन गया। The frequency of the alternating source is varied such that the power dissipated in the circuit becomes maximum. तो आपको बोला है कि जो पावर डिसिपेटेड है सर्किट के अंदर वो क्या है, मैक्सिमम है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज डिफरेंस। तो 1 मार्क्स का हो गया फ्रीक्वेंसी और 1 मार्क्स का हो गया फेज डिफरेंस between the alternating voltage and the current when the power dissipated is the maximum। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी और फेज डिफरेंस क्या होगी। तो हमें पता है कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब होती है, जब कैसी कंडीशन आती है, द कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पर देखो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। रेजोनेंस कंडीशन पे पावर डिसिपेटेड क्या है, मैक्सिमम। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो जल्दी से डालते हैं वैल्यूज। एल हमारे पास है 0.032 और सी क्या है हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को डालकर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट विल कम आउट 398 हर्ट्ज। तो किस फ्रीक्वेंसी पे पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम है, 398 हर्ट्ज पे है। ये फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको मिल गया 1 मार्क्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये तो बिल्कुल ही फ्री का नंबर है। हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज दैट इज 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो 1 मार्क्स का आपका जो है ये फेज डिफरेंस लिखना है। तो ये इस तरीके से आपके जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं अब आपके बोर्ड्स में। ठीक है, अब डायरेक्टली डेरिवेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस आप मत एक्सपेक्ट करिए। नाउ दे आर वेरी स्मार्ट, द सीबीएसई इज वेरी स्मार्ट। वो चाहता है देखना कि क्या आपको एक चीज का बिल्कुल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे एसी जो हमने अभी एसी से क्वेश्चन करा है इसमें अगर कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आप थोड़े से वीक हो गए, आपका क्या होगा, आप आगे नहीं कर पाओगे। अगर आप एल फाइंड नहीं कर पाते तो क्या आप आगे का क्वेश्चन कर पाते, क्या ये आप डी पार्ट कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज करना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज अगर आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ठीक है, सब बच्चे कह रहे होंगे मैम बहुत लंबी वीडियो हो गई, बस है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज अगेन अ ग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, फिर से एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लो। ठीक है, मैम तो कराई देगी, एक बार खुद से भी जरूर ट्राई करना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि सिंपल उसने पूछ लिया हो कि ऐसा क्यों होता है। पहले आपको एक ग्राफ दिया है, उससे इंटरप्रेट करके आपको कुछ बताना है। ठीक है, आपको ये ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन दे रखी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और डोपिंग कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे होल की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। आपको बताना है व्हाई डज द होल कंसंट्रेशन रिड्यूस व्हेन द पेंटावलेंट डोपिंग इज इंक्रीज। अगर आप पेंटावलेंट डोपिंग को इंक्रीज करते हो तो पेंटावलेंट डोपिंग के इंक्रीज करने से आपका होल का कंसंट्रेशन क्यों कम हो रहा है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट एक बार ये वीडियो को पॉज करके सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ट्राई जरूर करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सोच के आराम से करेंगे। ओके, चलिए तो मैं बताती हूँ इसके आंसर को आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो जब आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करते हो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज के साथ, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है,
4 से ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और वो थर्मली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ज्यादा होने वाले हैं, है ना। तो इसको ही हम लोग लिखेंगे कि व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर आप ये लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आधा नंबर भी काटने का चांस नहीं देना है हमें एग्जामिनर को। व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड with pentavalent impurities, अगर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करते हो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज के साथ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of electrons increases much more than the thermally produced electrons. thermally produced electrons से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो अब क्या होगा, इससे जो थर्मली जनरेटेड होल्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे और उससे नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। अगर होल्स जो हैं वो तो बन रहे हैं थर्मली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स उन होल के साथ रिकंबाइन कर लेंगे, जिससे होल्स की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं, दिस कॉजेस द thermally generated holes, this causes the thermally generated holes to recombine with the electrons generated। आई होप सब बच्चे जो हैं वो साथ साथ नोट्स बना रहे हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर साथ साथ नोट्स नहीं बनाएंगे, बाद में रिवाइज कैसे करेंगे, अभी तो पढ़ लेंगे पर भूल नहीं जाएंगे 2 महीने बाद क्या पढ़ा था। thereby decreasing the number of holes, तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो एज द डोपिंग कंसेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, जब आप डोपिंग कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, एज द डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। कोई भी भाई ऐसी खतरनाक साइंस नहीं है, कोई भी इतनी डिफिकल्ट फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। कॉजिंग, जिससे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन विल अकर, कॉजिंग मोर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, जिससे एंड हेंस द होल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, जो आपकी होल्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपने ये आंसर एग्जामिनर को अपने शीट में दिया तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलने ही मिलने, ठीक है। हाफ मार्क भी जो है आपका एग्जामिनर डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो लैंग्वेज वो यूज करो जो आपको बताई जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर कीवर्ड्स आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछो क्या कीवर्ड है, तो एक कीवर्ड है आपका रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपने रिकम्बाइन वर्ड को यूज करा है, सो दिस इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड्स को ढूंढता है और उस कीवर्ड पे नंबर देता है, ठीक है। और क्या दे देगा, इस पे नंबर देगा कि आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके अगर आंसर में होंगे तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही सिखाने के लिए आपको ये 90 डेज रिविजन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने थे, ठीक है। आई होप सबको ये आज के 5 क्वेश्चंस करने में मजा आया हो, है ना, कुछ डिफरेंट लगा हो।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियोस कैसी हैं, शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट्स में पूछ लेना, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में पूछ लेना, कोई डेरिवेशन समझ नहीं आ रही कमेंट कर कर बता देना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और भाई सब्सक्राइब करा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो साथ के साथ जो है जैसे ही आए नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई वीडियो आ गई है, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो बस आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं आपकी कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अपनी रिवीजन के अंदर रोज रिवाइज करते जाओ, रोज 5 क्वेश्चन सोच लो कि मुझे रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। इससे आपको जो है वो बहुत हेल्प होगा। एंड वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन आर सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।